अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सेड न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद शहबाज। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। पहले नज़र डालेंगे हेडलाइंस पे। तुर्की में फिर से अब तक ज़लज़ले के 435 झटके, हलाकतों की तादाद 8000 से तजावुज़, खौफ के साए में मुल्क। शाम और तुर्की में ज़लज़लों से मची तबाही के दरमियान सामने आ रही है दर्दनाक कहानियाँ। लाशें निकालने वालों का फट रहा है कलेजा। सदर बाइडन का दूसरा स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब, चीन किसी गलती से रहे बाज, अमरीकी खुद मुख्तारी पर हमला हुआ तो देंगे जवाब। आरबीआई ने फिर दिया झटका, रेपो रेट में 0.25% का इजाफा, महंगी होंगी लोन की EMI, होम लोन और कार लोन समेत तमाम कर्ज मजीद होंगे महंगे। ये आम आदमी को सिर्फ टोपी पहनाता है, अडानी का नाम लिए बगैर महुआ मोहितरा ने लोकसभा में लहराई टोपी। मौके में बिजली ने टीओलों पर मीटर लगाने के लिए तलब की मसलह फोर्स, किसान भी बज़िद, टकराव का इम्कान। अब खबरें तफसील से। तुर्की और शाम में यकबाद देगर ज़लज़ले के 5 झटकों ने हज़ारों ज़िंदगियों को लम्हे भर में ख़त्म कर दिया। हालात ऐसे हैं कि 48 घंटे बाद भी लाशों की गिनती ख़त्म नहीं हो रही है और राहत व बचाव कार्य में मसरूफ़ लोग तबाही का मंजर देखकर अफसुर्दा हाल है। इस दरमियान तबाही व बर्बादी की ऐसी कहानियाँ भी सामने आने लगी है जिन्हें सुनकर लोगों की आंखों से पानी बहने लगा और दिल से आह निकल जाए। मलबे में दबे लाशों को निकालने वालों का भी बुरा हाल है, जिनका कलेजा हर लाश के साथ फटता जा रहा है। कुछ वाक़यात तो ऐसे हैं जो दर्दो कर्ब की ऐसी नई दास्तां मालूम होती हैं। ज़लज़ले के बाद अमरीकी न्यूज़ चैनल से बात करते हुए तुर्की के अजमारन बाशिंदा फरहाद ने बताया कि ज़लज़ले के दौरान उनकी आँखों ने जो देखा और सुना, शायद वो नज़ारा ज़िंदगी भर के लिए उनके सामने घूमता रहेगा। फरहाद का कहना है कि ज़लज़ले का अंदाज़ा रात तकरीबन 4 बजे लगा। शीशे टूटने की आवाज़ आई तो लगा कि किसी ने पत्थर मारा है, लेकिन जब देखने के लिए उठा और ज़मीन पर पैर रखा तो पैर संभल ही नहीं रहे थे। फरहाद ने कहा, मैं समझ गया कि ज़लज़ला आया है। फैमिली के बाकी लोगों को जगाया और बाहर निकालने लगा। बुज़ुर्ग वालिदैन भी साथ थे, लेकिन वो कुछ पीछे ही रह गए। थोड़ी सी देर का नतीजा ये हुआ कि घर का एक हिस्सा वालिदैन पर गिर गया। बड़ी मुश्किल के उनकी लाशें मलबे से निकाली गई। फरहाद का गम यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। उनका कहना है कि माँ बाप की लाशों को जब वह मलबा से निकाल रहा था तो बीवी और बेटे बाहर रोड पर किनारे में खड़े थे। अचानक ज़लज़ला का दूसरा झटका आया और चंद सेकंड में ही करीब की एक इमारत मुनहदिम हो गई। फरहाद ने कहा कि देखते ही देखते मेरे आंखों के सामने सब कुछ ख़त्म हो गया। दूसरे झटके में जब मैं अपने वालिदैन को घर से निकाल रहा था, मलबे से निकाल रहा था, अचानक एक दूसरी बिल्डिंग मेरी बीवी और बच्चों पे गिर गया। पहले वालिदैन और फिर बाद में बीवी बच्चे ख़त्म हो गए। अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं किसके लिए ज़िंदा रहूं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जो शाम की बताई जा रही है। इसमें देखा जा सकता है कि 2 बच्चे मलबे में फंसे हुए हैं। दोनों भाई बहन हैं और उनके लिए मलबे से निकलना मुश्किल हो रहा है। जैसे ही बचाव कार्य में शामिल अहलकार वहां पहुंचते हैं तो बच्चे उनसे अपील करती हैं कि किसी भी तरह वो उन्हें बाहर निकाले। साथ ही वो बहुत दहशत और जज्बाती अंदाज में कहते हैं, आप जो भी कहेंगे मैं वो करूंगी, मैं हमेशा आपकी ग़ुलाम बनकर रहूंगी, प्लीज़ आप हमें यहाँ से निकाल लें। طب إذا جبت شو طالعك तुर्की और शाम में पीर के रोज़ 6 फरवरी को आने वाले 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले में अब तक मजमूई तौर पर 8000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। ज़लज़ले की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कई इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर चुकी हैं। तुर्की के डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने कहा है कि 6 फरवरी को
कहरामनमारास के इलाके में 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद अब तक कुल 435 ज़लज़ले रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ज़लज़ले के बाद से राहत और बचाव के कामों के लिए अब तक कुल 60,217 अहलकारों और 4,746 गाड़ियाँ और तामीराती सामान तैनात किया गया है। तुर्की में ज़लज़ले के बाद दुनिया भर के ममालिक ने मदद का हाथ बढ़ाया। इमदादी और बचाव के कामों के लिए मजमूई तौर पर 70 ममालिक की टीमें तुर्की पहुंच गई हैं, लेकिन मुल्क का ख़राब मौसम इमदाद और बचाव में रुकावट बना हुआ है। ज़लज़ले के बाद हिंदुस्तान ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। हिंदुस्तान ने 4 C-17 तैयारे भेजे हैं, जिनमें इमदादी सामान और फ़ौजी अहलकार हैं। 108 टन से ज़्यादा वज़नी इमदाद पैकेज तुर्की भेजे गए हैं। कतर के वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि पीर के रोज़ तुर्की और शाम में आने वाले ज़लज़ले से मुतासिरा आबादी के लिए कतर की तरफ से 10,000 मोबाइल घर भेजने का बंदोबस्त किया जा रहा है। तुर्की और शाम में पीर के रोज़ 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले के झटकों से कुछ इलाकों में काफ़ी तबाही हुई है। ज़लज़ले से दोनों ममालिक में हज़ारों घर मुनहदिम हो गए और 8,000 से ज़ायद लोगों की मौत हो गई है। बयान में कहा गया है कि ज़लज़ले के मुतासिरीन की तकलीफ़ों को कम करने के लिए 10,000 मोबाइल घर बतदरीज जल्द अज जल्द मुतासिरा इलाकों में भेजे जाएंगे। इसके साथ कतर के सिविल सोसाइटी के जानिब से कतर रेड क्रिसेंट सोसाइटी और कतर चैरिटीज़ के तवस्सुत से इजाफी इमदाद भी दी जाएगी। उन्होंने फौरी तौर पर तुर्की में वाक़ अपने दफातर के ज़रिए अपना काम शुरू कर दिया है। 4 फरवरी को चीन के गुब्बारे को निशाना बनाने के बाद अमेरिका की जानिब से बातचीत की दरख्वास्त चीन ने मुस्तरद कर दी है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी महकमे दफा का कहना है कि फ़ोन कॉल की दरख्वास्त पेंटागन चीफ लॉयड ऑस्टिन और चीनी हम मुनसिब के दरमियान गुफ्तगू के लिए की गई थी। ताहम चीन ने अमरीकी बातचीत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वाज़ेह है कि गुज़श्ता दिनों पेंटागन ने तस्दीक की थी कि अमरीका लड़ाका तैयारे ने चीन के जासूस गुब्बारे को मार गिराया। पेंटागन का कहना था कि जासूस गुब्बारे चीन की जानिब से अमरीकी फ़ज़ाई हदूद के नाकाबिल कबूल खिलाफ वर्जी है। गुब्बारे को जनूबी कैरोलिना के साहिल पर निशाना बनाया गया। ताहम जुमे के रोज़ चीन ने गुब्बारे की मिल्कियत का एतराफ़ करते हुए कहा था कि यह मौसम की सूरत हाल जाँचने वाला गुब्बारा था जो अपने रास्ते से भटक गया था। अमरीकी फ़ज़ाई हदूद में गुब्बारे की गैर इरादी दाखिले और सूरत हाल पर अफसोस है। न्यूजीलैंड के पुलिस ने कहा है कि उसने बहरे अलकाहिल में तैरती हुई मुंशियात की एक बड़ी खेप पकड़ी है, जिसमें मौजूद कोकीन न्यूजीलैंड के लिए 30 साल तक के लिए काफ़ी है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बुध के रोज़ न्यूजीलैंड के पुलिस कमिश्नर एंड्रू कोस्टर ने सहाफ़ियों को बताया कि मुंशियात की इस खेप का वज़न 3.2 टन है और इसकी मालियत 31 करोड़ 60 लाख डॉलर है। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड की एजेंसियों ने गैर कानून मुंशियात की सबसे बड़ी खेप दरियाफ्त की है। हुक्काम का ख्याल है कि मुंशियात को बहरे अलकाइल में एक तैरती हुई ट्रांजिट पॉइंट पर गिराया गया था, जहां से उन्हें उठाकर ऑस्ट्रेलिया ले जाना था। पुलिस की जानिब से जारी की गई एक तस्वीर में देखा जा सकता है कि इतनी बड़ी खेप के गिर्द जाल बंधा गया था। पुलिस कमिश्नर एंड्रू कोस्टर का कहना था कि हमारा मानना है कि इस खेप की मंजिल ऑस्ट्रेलिया थी, जहां ये एक बस की मार्केट डिमांड के लिए काफ़ी होगी। ये इससे ज़्यादा है कि न्यूजीलैंड 30 सालों में इस्तेमाल करेगा। तृणमूल कांग्रेस की रुकन पार्लियामेंट महुआ मोहितरा ने लोकसभा में मरकज़ की मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अडानी का नाम लिए बगैर उन्होंने मरकज़ पर हमला किया और लोकसभा में टोपी लहराते हुए कहा कि यह आदमी सिर्फ टोपी पहनाने का काम करता है। मोहितरा ने कहा कि यह आदमी पीएम के डेलीगेशन में जाता है, यह हुकूमत को पीछे से चलाता है। इसके खिलाफ मैं 2019 से इशू उठा रही हूं और उठाती रहूंगी। अपनी तकरीर के दौरान महुआ मोहितरा ने मुल्क के एजेंसियों को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि यह मुल्क की एजेंसियों के लिए शर्म की बात है कि वो इसके खिलाफ जाँच नहीं कर पाती है। जो मज़ीद कहती हैं कि ये आदमी सिविल एविएशन मिनिस्टर को भी टोपी पहनाता है। जीवीके मुंबई एयरपोर्ट पर अच्छे से चला रही थी, लेकिन सीबीआई के दबाव में इस आदमी ने वो भी ले लिया। मैं मुतालबा करती हूँ कि इस पूरे मामले की मुकम्मल जांच की जाए। लोकसभा में अपनी तकरीर के दौरान सख्त रुख अख्तियार करते हुए तृणमूल कांग्रेस लीडर ने कहा, लोग मुझ पर सवाल उठा रहे हैं कि मेरे पीछे चीन या अमेरिका है, लेकिन ये गलत है।
میرے خلاف فرض خبر پھیلانے کی مہم چلانے والوں کو میں بتاتی ہوں کہ میرے پیچھے کوئی نہیں ہے، میں سچائی کے ساتھ ہوں۔ مہوا موئترا نے اڈانی معاملے پر جانچ کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اب جب ہندوستان دنیا کی تیسری سب سے بڑی معیشت بننے کی طرف بڑھ رہا ہے تو ایسے میں ملک کا بقا داؤ پر ہے۔ اب حکومت کو اس پورے معاملے کی اچھی طرح سے جانچ کرنی چاہیے۔ I have 12 minutes, sir. Please let me finish in 12 minutes. The chair always asks me not to get angry. I will not be angry for what I have to say. I will only say that we've only been fooled. I have brought this topi with me because this man has topi pen out this wonderful nation. I will start with wearing this topi. I have some extra for others who feel the same. Please don't do that. I want to summarize this story by simply saying a company who in infrastructure where you have to win most things by tender or have to get a regulated return. I want to summarize this story by simply saying a company who's in infrastructure where you have to win most things by tender or have to get a regulated return cannot have high multiples when it is growing with debt. Most infrastructure companies make a 5 to 15% return if they're lucky and they get everything right. Once an infra is built, it is usually sold to pension funds when the infra player keeps a small portion as an operator of the asset. The multiples at which this A company is trading was absolutely outrageous. Even Google, Amazon, and Microsoft don't trade at such multiples. Ultimately, markets are and should be about fundamentals. I want to ask all of you, when a Russian company was taking over an oil refinery from an Indian business, it was not an attack on India. When Mumbai's electricity was taken over with funds from Qatar, it was not an attack on India. The pride of India lies not in the wealth of one individual. The pride of India lies in the robustness of its institutional structures. I don't want to get into a Wall Street short sellers allegations. I don't want to get into a Wall Street short sellers allegations. I want answers to what I've asked. Sir, Mr. Chairperson, sir, are you going to do your job? And please ask the honorable gentleman to sit down. Are you going to do your job, sir, and ask this honorable gentleman to sit down? I'll tell the House. Sir, I think it is within the scope of your Honourable member, duty if you go on to shouting like either this, I ask have the to name gentleman you. to speak down or throw him out with the marshals. Honorable member, आप अगर I इसी want to तरह ask डिस्टर्ब you. करते रहे आपका I want- नामित किया जाएगा। I do not want- आपको नामित किया जाएगा। बार-बार Sir. इस तरह डिस्टर्ब मत करिए। Sir, if he इस doesn't तरह डिस्टर्ब understand मत करिए। English, किसी और को इस तरह डिस्टर्ब करने की हक the आपके नहीं pride है। of India. आपका नामित Sir, किया जाएगा। do मैं I not, warn you. sir. I Let the appeal to other you. members from the ruling party are aware and make him aware. This is not the way you have to behave. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने महंगाई की शरह को हदफ के दायरे में रखने के मकसद से आज छठी बार पॉलिसी शरह में इजाफा किया, जिससे होम लोन, कार लोन और दीगर कर्ज महंगे हो जाएंगे। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की सरबराही में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 रोज़ा मीटिंग के इख्तिताम पर बुध के रोज़ ऐलान किया गया। मिनिस्टर शक्तिकांत दास ने ऐलान किया कि दिसंबर 2022 में खुर्दा अफरात ज़र्द में तेज़ी से कमी आई है, जिसकी बुनियादी वजह खुर्दोनोश की अशिया की कीमतों में कमी है। उन्होंने कहा कि 6 रुकनी कमेटी में 4 मेंबरान ने रेपो रेट में 0.25% इजाफे के हक़ में वोट दिया, जबकि 2 ने मुखालफत में वोट दिया। इस तरह ये फैसला अक्सरियत के बुनियाद पर किया गया। काबिल ज़िक्र है कि कोरोना बहरान के बाद रिजर्व बैंक ने महंगाई पर काबू पाने के मकसद से लगातार छठी मीटिंग में रेपो रेट में इजाफा किया है। इसकी वजह से आम लोगों के लिए होम लोन, कार लोन और दीगर किस्म के कर्ज महंगे हो जाएंगे, क्योंकि अब तक जब भी रेपो रेट बढ़ाया गया है बैंकों ने ये बोझ सारिफिन पर डाला है। माली साल 2022-23 के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आखिरी क्रेडिट पॉलिसी के फैसलों का आज ऐलान किया गया। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सुबह 10 बजे से एमपीसी मीटिंग के नताइज के बारे में जानकारी दी है और इसमें रेपो रेट का ऐलान किया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि आलमी मईशत में उतार चढ़ाव और महंगाई के एदाद-ओ-शुमार हिंदुस्तानी मईशत पर भी असर अंदाज हो रहे हैं। हिंदुस्तानी मईशत तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, लेकिन आलमी चैलेंजेस हमारे सामने हैं और इसी के मुताबिक फ़ैसले करने होंगे। आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि माली साल 2023 के लिए हिंदुस्तान की
GDP کا تخمینہ 7% لگایا گیا ہے۔ مالی سال 2023-24 میں مہنگائی کی شرح 4% کی حد سے اوپر رہنے کا امکان ہے۔ اتر پردیش کے شاملی ضلع میں کسانوں اور محکمہ بجلی کے درمیان تصادم کے امکانات ہیں۔ مغربی اتر پردیش کے کسان محکمہ بجلی کی طرف سے ٹیوب ویلوں پر لگائے جا رہے میٹروں کی سخت مخالفت کر رہے ہیں۔ شاملی ضلع میں اس احتجاج سے نمٹنے کے لیے محکمہ بجلی نے ایک پلاٹون PAC کی طلب کی ہے۔ شاملی کے DM نے SP شاملی کو خط بھیجا ہے کہ وہ اس بات کی اجازت دے کر انتظامات کرے۔ اس کے بعد سے کسانوں اور محکمہ بجلی کے درمیان تصادم کے امکانات ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ PAC کی لاٹھی سے نہیں ڈرتے اور اپنے ٹیوب ویلوں پر میٹر نہیں لگانے دیں گے۔ دوسری جانب محکمہ بجلی کا کہنا ہے کہ وہ مارچ 2023 سے قبل 100% میٹر لگانے کے حد کو مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ٹیوب ویلوں پر میٹر لگانے کے خلاف یہ احتجاج مغربی اتر پردیش کے کئی اضلاع میں کیا جا رہا ہے، تاہم یہ شاملی کے ضلع میں اپنے عروج پر ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ 34,000 ٹیوب ویلوں میں سے صرف 1700 میٹر لگائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ گاؤں میں کچھ کسانوں نے میٹر لگائے جانے کے بعد انہیں ٹیوب ویلوں سے اکھاڑ پاور ہاؤس پر پھینک دیا ہے۔ ٹیوب ویلوں پر بجلی کی میٹر لگانے کا یہ معاملہ بہت گرم ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف کسان اپنے ٹیوب ویلوں پر میٹر لگانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ کسان لاٹھیاں لے کر ٹیوب ویلوں پر بیٹھ گئے ہیں اور محکمہ بجلی کے ملازمین کو میٹر لگانے نہیں دیتے۔ سب سے زیادہ مظاہرہ مظفر نگر اور شاملی کے دیہی علاقوں میں ہو رہے ہیں۔ یہاں درجنوں گاؤں میں محکمہ بجلی کے ملازمین کو بے رنگ لوٹنا پڑا۔ بعض مقامات پر کارکنوں کو یرغمال بنا لیا گیا۔ کسانوں میں یہ ایک سنگین مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ آخر میں ہیڈ لائن سے ایک بار پھر۔ ترکی میں پیر سے اب تک زلزلے کے 435 جھٹکے، ہلاکتوں کی تعداد 8,000 سے تجاوز، خوف کے سائے میں ملک۔ شام اور ترکی میں زلزلوں سے مچی تباہی کے درمیان سامنے آ رہی ہیں دردناک کہانیاں، لاشیں نکالنے والوں کا پھٹ رہا ہے کلیجہ۔ صدر بائیڈن کا دوسرا اسٹیٹ آف دا یونین خطاب، چین کسی غلطی سے رہے باز، امریکی خود مختاری پر حملہ ہوا تو دیں گے جواب۔ RBI نے پھر دیا جھٹکا، ریپو ریٹ میں 0.25% کا اضافہ، مہنگی ہوں گی لون کی EMI، ہوم لون اور کار لون سمیت تمام قرض مزید ہوں گے مہنگے۔ یہ عام آدمی کو صرف ٹوپی پہناتا ہے، اڈانی کا نام لیے بغیر مہوا موہترا نے لوک سبھا میں لہرائی ٹوپی۔ محکمہ بجلی نے ٹیوب ویلوں پر میٹر لگانے کے لیے طلب کی مسلح فورس، کسان بھی بضد، ٹکراؤ کا امکان۔ نیشنل انٹرنیشنل نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ صدیق ٹریڈرز امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ، جہاں سعودی، دبئی، سنگاپور، ملیشیا و دیگر ممالک کے مختلف اقسام کے ملبوسات، برقعے، عطر، اربا چپل، تیبن کا مجموعہ دستیاب ہے۔ معیاری اور اعلیٰ اقسام کی اشیاء ضروریہ، زیتون کا تیل، ڈرائی فروٹس و دیگر امپورٹڈ سامان کے لیے ابھی چلے آئیں۔ صدیق ٹریڈرز، مصطفیٰ نگر، فلک نما، حیدرآباد۔ ہم سے رابطہ کریں 9951385112۔